गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 का अध्ययन करेंगे। अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस से पहले भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे डिस्ट्रॉय किया था और उसका हमारे जो सारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, इन सब पे कैसा इफेक्ट रहा, कैसा प्रभाव रहा। अब हमने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो पा ली। अब हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम अपने लोगों के लिए कैसे करें, क्योंकि हमारी काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो चुकी थी, मतलब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा कुछ सोचा जाना बाकी था। तो अब हम ये सोचे कि हम कैसे करें इसके लिए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के सामने एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि किस तरह की आर्थिक प्रणाली को चूज किया जाए जो लोगों की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, लोगों की कंडीशन इतनी पुअर थी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, सारी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे। तो ऐसी गवर्नमेंट का चूज करना जिससे कि अर्थव्यवस्था पर भी अनुकूल प्रभाव पड़े और हमारे लोगों के जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके। तो जो हमारी सरकार थी, जो गवर्नमेंट की जो आला अधिकारी थे, जो मिनिस्टर्स बने, उन्होंने काफ़ी सारे इकोनॉमिक का अध्ययन किया। कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम है पहले हम ये जान लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। पूंजीवादी सिस्टम ये होता है कि सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर्स, निजी क्षेत्रों के हाथों में होता है और उनका मेन मोटिव होता है अपना फायदा देखना, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना, अधिकतम करना। तो अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी इस सिस्टम को अपनाती तो हम ग्रोथ तो अच्छी कर लेते, लेकिन लोगों के वेलफेयर के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते। अब दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा सोशलिज्म, समाजवाद। समाजवाद में है कि जो हमारे जो पॉलिसीज हैं, जो भी कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो सरकारी क्षेत्र में होता है। अब सरकार हमारे वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम तो करती, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी तो देखना था। अगर अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई तो लोगों का वेलफेयर भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो हम इस समाजवादी नीति को भी पूरी तरीके से नहीं अपना पाते। उस समय के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो समाजवाद के पक्ष में थे, लेकिन समाजवाद में सारी चीजें सरकारी नियंत्रण में आ जाती, और अगर सारी चीजें सरकारी नियंत्रण में आ जाती तो लोगों का जो निजी सुख है, निजी फायदे हैं, कुछ सीमा तक वो उन्हें नहीं मिल पाते। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी इकोनॉमी का यूज किया जाए जो कि जिसमें पूंजीवाद भी हो, सम्मिलित हो, और समाजवाद भी सम्मिलित हो। तो तीसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था हमारी है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट, जो सरकार है, पब्लिक है और प्राइवेट, दोनों सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस होती है। सरकार का भी उसमें नियंत्रण होता है कुछ, और निजी क्षेत्रों का भी नियंत्रण होता है। सरकार जो ज़्यादा से ज़्यादा है लोगों के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए काम करने पर ध्यान दे सकती है। प्राइवेट सेक्टर जो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की ओर ध्यान देता है, अपने लाभ को अधिकतम करने की ओर ध्यान देता है, तो उससे क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों मोटिव पूरे हो जाते हैं, एक तो लोगों के कल्याण का भी हो सकता था, और दूसरा हमारे जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था ताकि आर्थिक विकास हम अच्छे से कर सके, क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व हमारी पूरी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिशर्स के द्वारा, वैदेशिक शासनकाल के द्वारा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। भारत ने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया? मिक्स्ड इकोनॉमी, ताकि निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर लोगों के कल्याण के लिए और देश के आर्थिक विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। और इसके लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948, औद्योगिक नीति प्रस्ताव आया था 1948,
उसने भी ये बात स्वीकार की कि सरकार के साथ निजी क्षेत्रों को भी स्थान देना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी को सुदृढ़ किया जा सके। तो इसने भी ये कहा, तो हमारे देश में इस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया ताकि जो हमारे उस समय स्वतंत्रता के समय 1950 के समय जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उसका हम अच्छे से उपयोग करके लोगों के फायदे के लिए काम कर सके। इसके लिए अब क्या करना था, अब सरकार ने ये तो सोच लिया कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके काम करेंगे, लेकिन मिलके काम करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है, योजना की जरूरत होती है। जैसे हम सभी अपने घर में भी करते हैं, कोई भी हमारे घर में कोई काम करना होता है, कोई चीज या हमें घर का बजट बनाना होता है, तो हम प्लानिंग करते हैं कि जैसे हमारे मंथली इनकम 10,000 है, तो हम ये सोचते हैं कि 1,000 रुपये बिजली पे जाना है, 1,000 रुपये खाने पे, 1,000 रुपये और अदर एजुकेशन पे, और बाकी के पैसे को अदर रिसोर्सेज पे और कुछ सेविंग्स में। तो इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए भी प्लानिंग की जरूरत थी और नीतियां बनाने की जरूरत थी। तो इसके लिए योजना आयोग 1950 में 1950 में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई। प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई योजना आयोग की, ताकि देश के जो भी नीतियां बनानी है, देश का आर्थिक विकास करना है, उसके लिए अच्छे से योजना बनाई जा सके और उस योजना के अनुसार अच्छे से काम किया जा सके। और जो योजना आयोग था उसके अध्यक्ष कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं उस समय के, जिस समय हमारी योजना चल रही है, वो उसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उन सभी के वो सभी अपनी नीतियों के अकॉर्डिंग काम करते थे। अब बेसिकली योजना को हम कैसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, किसी देश के संसाधनों का प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि हर कंट्री की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, हर देश की स्थिति अलग अलग होती है, वहाँ के रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं, वहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। तो हमारे देश में भी ये है कि हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि जो हमारे देश के सीमित संसाधन थे, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, उनको हम कैसे यूज करें ताकि हमारे मेन जो मोटिव है या मेन जो लक्ष्य है कि लोगों का कल्याण करना अधिकतम और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाना साथ के साथ, वो पूरे किए जा सके। तो इसके लिए भारत में योजना आयोग द्वारा 5 ईयर प्लान 5 वर्षीय योजना का निर्माण किया गया। 5 ईयर प्लान का निर्माण किया गया ताकि हम ये देख सकें कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसके अंतर्गत जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमारे स्वतंत्रता के समय हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही थी कि हमारे देश की जो कि अपने शिक्षा काल से जस्ट आजाद हुआ था, फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, उसको कैसे डेवलप करना और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए 5 वर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। अब ये समस्या हुई कि किन चीजों का निर्माण किया जाए, कैसे किया जाए, इसके क्या मोटिव्स हो, क्या उद्देश्य हो। तो इसके लिए हमारे 5 वर्षीय योजनाओं के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए जो प्राथमिक थे, प्राइमरी थे, जिनको पहले पूरा किया जाना जरूरी था। तो सबसे पहले निर्धारित किया गया ग्रोथ, समृद्धि, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इक्विटी, समानता। अब ये बहुत सारे उद्देश्य जो थे हमारे 5 वर्षीय योजनाओं में निर्धारित किए गए, बट हमारे देश की कंडीशन उस समय ऐसी थी कि सभी को एक साथ प्राप्त करना या अचीव करना इम्पॉसिबल था। उस समय हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे, तो हमें डिसाइड करना था कि इनमें से प्राथमिक रूप से जो ज्यादा जरूरी है पहले उनको चूज किया जाए और उनके अकॉर्डिंग काम किया जाए। और ये जो 5 ईयर प्लान बनाए गए, उनके लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है महिला नोबिस का। इन्होंने ही हमारे देश की आर्थिक 5 वर्षीय योजनाओं के निर्माण में विभिन्न सरकारी नेताओं के साथ मिलकर, हमारे गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन 5 वर्षीय योजनाओं की कार्य प्रणाली को बनाया था तथा उसके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए रहा
सेक्टर इनसे वंचित रह जाएगा। तो इसके लिए परिवहन, बैंकिंग और अदर सर्विसेज को भी डेवलप करना था। फिर उसके साथ ही उत्पादक एवं पूंजी सेवाओं की दक्षता में वृद्धि, और टू इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज। जो कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो वर्क करने की कैपेसिटी है, उनमें इंक्रीज करना। जैसे कि हम इसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, मजदूर है, वो 10 टेबल बना सकता है पूरे दिन भर में, लेकिन वो 5 ही बना रहा है, तो क्या है, ये उसकी एफिशिएंसी का पूरा उपयोग नहीं हो पाया। वो तो अपनी एफिशिएंसी से कम प्रोडक्शन कर रहा है ना, 5 ही टेबल का निर्माण कर रहा है, जबकि वो 10 का कर सकता है। तो लोगों की कैपिटल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, और ये कैसे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग कर सकती है, इसे हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे केक का एग्जांपल हम लेते हैं, जो ग्रोथ है वो केक है। एक केक छोटा होगा तो कम लोगों के हाथ में आएगा, कम लोग उसे खा पाएंगे, और एक केक बड़ा होगा तो उसे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग खा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर पाएंगे। तो ग्रोथ भी ऐसे ही है, जितनी ज्यादा ग्रोथ करेंगे, जितने ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, उतने ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट होगा। और जो हमारी ग्रोथ है उसको मापने का इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। अब हमें समस्या है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद वो होता है कि एक वर्ष में, एक साल में किसी भी देश के रिसोर्सेज के द्वारा जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, वापस से रिपीट कर रही हूँ, एक देश में एक लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा, सीमित संसाधनों के द्वारा जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका बाजार मूल्य, उनकी मार्केट प्राइस क्या है, वो हमारे देश की जीडीपी होती है। तो जितनी भी प्रोडक्शन करेंगे, कोई सा भी सेक्टर हो, उन सब से जो प्रोडक्शन होगा उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी जीडीपी कहलाती है। और इसके और जीडीपी में प्रोडक्शन की वृद्धि के द्वारा ही हम हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और जीडीपी हमें किन किन सेक्टर से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होगा, वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और अदर सर्विसेज, जो अन्य सेवाएं जैसे परिवहन सेवाएं हैं, चिकित्सीय सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, या शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, तो ये सभी मिलकर अदर सर्विसेज में आती है। तो इन तीनों सेक्टर, कृषि, औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों से हमें हमारी जीडीपी मिलती है, जिसके द्वारा हम अपनी ग्रोथ कर सके हमारे देश के, ताकि हम हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकें। अब हम देखेंगे आपके जो 5 प्लान है उसका जो गोल्स थे, उसमें सेकंड गोल है आपका जो लक्ष्य है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। अब हमने ग्रोथ तो कर ली, लेकिन आधुनिकीकरण को नहीं अपनाया, हम अच्छे से आर्थिक विकास नहीं कर पाए। तो जो हमारी तकनीकी है, आधुनिक तकनीकों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। जैसे कृषि क्षेत्र में हम उन्नत बीजों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि सीमित क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। इसके अलावा जैसे हल से जब हम खेत जोते थे, उसके जगह ट्रैक्टर्स आदि का उपयोग करके खेत जोतते हैं, जिससे समय भी कम लगेगा और उत्पादन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। हमें केवल तकनीकी के प्रयोग में ही परिवर्तन नहीं लाना है, आधुनिकीकरण नहीं लाना है, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, सामाजिक दृष्टिकोण में भी चेंज लाना है, ताकि क्या है, हम संपूर्ण तरीके से आर्थिक विकास कर सके। और सामाजिक दृष्टिकोण में हम परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, जैसे महिलाओं की स्थिति में सुधार करके, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देकर, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे देश में उस समय स्वतंत्रता के समय महिलाओं की जो स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उनमें सुधार करके, उनके जो अधिकार हैं उनमें वृद्धि करके, ताकि महिलाएं भी अपनी योग्यता के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार हमारे देश की आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अब थर्ड जो हमारा उद्देश्य है वो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। हमें केवल आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण ही नहीं करना, आत्मनिर्भर भी बनना है, ताकि हम अपने
उपलब्ध संसाधनों का अच्छे से उत्पादन करके वो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक से अधिक उत्पादन कर सके, जिससे क्या है हमारे देश के अंदर ही हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसमें सबसे पहले है हमें आयातों को कम करना। एटलीस्ट उन वस्तुओं की आयातों को तो हम कर ही सकते हैं जिनका उत्पादन हम देश में अधिक से अधिक कर सकते हैं, जैसे कि खाद्यान्न, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी इकोनॉमी थी वो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थी, कृषि क्षेत्र आधारित थी, तो उसके संसाधन तो हमारे देश में बहुत उपलब्ध थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की औपनिवेशिक शासनकाल की पॉलिसीज के कारण उनका वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। तो कृषि क्षेत्र को उन्नत करके उस क्षेत्र से अपने आयातों को कम कर सकते हैं। आयातों को कम करने से क्या होगा, देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी, और निर्भरता कम होने से क्या है वो हमारे देश की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनेंगे और हमारे देश पर अपनी नीतियों को थोपने का प्रयास नहीं करेंगे। अब इसके अलावा है इक्विटी, समानता। फोर्थ जो उद्देश्य है हमारे पंचवर्षीय योजना का, समानता। अब हमने यदि समृद्धि प्राप्त कर ली, आधुनिकीकरण प्राप्त कर लिया, उद्देश्य और आत्मनिर्भरता भी प्राप्त कर ली, लेकिन उसका जो हमारे देश में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हम कर रहे हैं उसको समान रूप से वितरण नहीं हुआ तो उसका क्या फायदा, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर समान वितरण नहीं हुआ तो कुछ जो क्षेत्र है या जो अमीर वर्ग है उन्हीं तक संसाधन पहुंच पाएंगे, उन्हीं तक वस्तुएं सेवाओं का पहुंच पाएंगी। जो हमारा जो गरीब वर्ग है उन तक उत्पादित वस्तुएं सेवाएं उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाएंगी, तो हमारे देश वैसे भी आर्थिक विकास नहीं कर पाएगा और कल्याण उसका नहीं हो पाएगा। कम से कम हम गरीब वर्ग तक उनकी आधारभूत सुविधाएं जैसे कि कपड़ा, भोजन, आवास, अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराएं समान रूप से, ताकि उनका भी कल्याण हो और वो अपने आर्थिक विकास में देश में के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अलावा धन के वितरण की असमानताओं को कम करना, जो भी विकास हो आर्थिक विकास, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र में, उससे जो आय की प्राप्ति हो उसे इस प्रकार से वितरित करना ताकि सभी लोगों को उनकी कैपेसिटी के अनुसार, योग्यता के अनुसार आय प्राप्त हो सके। तो हमने देखा कि ये 5 ईयर प्लान सरकार द्वारा निर्धारित किए गए, जिससे कि देश का आर्थिक